हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज, भाषा। भाषा सीखनी और उसमें एक्सपर्ट बनना या उसमें महारत हासिल करना क्यों ज़रूरी है इंसान के लिए, ये हम आज देखेंगे। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि भाषा का इस्तेमाल आपको क्या लगता है किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा होता है? हर कोई ये सोचेगा कि भाषा का इस्तेमाल होता है कम्युनिकेट करने के लिए, एक इंसान दूसरे इंसान से बात करने के लिए भाषा इस्तेमाल करता है, जो कि ये पार्शियली ट्रू है। लेकिन प्राइमरी यूज ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन नहीं है। लैंग्वेज का इस्तेमाल अब अपने दिमाग को एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं। लैंग्वेज का इस्तेमाल आप सोचने के लिए करते हैं। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं और बोलते बहुत कम हैं। और अब जब सोचते हैं तो आप एक भाषा में सोचते हैं। तो अगर आपको कोई भाषा की वोकैबुलरी आपकी कम है, आपके अल्फाजों का ज़ख़ीरा आपके पास नहीं है, शब्दावली नहीं है आपके पास, तो आप सोचोगे भी कम, आप छोटा सोचोगे और नैरो सोचोगे। और जब आपके पास वोकैबुलरी अच्छी आ जाएगी तो आप अपने दिमाग को एक्सप्लोर कर सकते हो। बिना भाषा के एक्सपर्टीज़ के आप अपने दिमाग को भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। जब आप आपके दिमाग को एक्सप्लोर करोगे तो आप अपने अतराफ़ की जो दुनिया है उसको भी एक्सप्लोर कर पाओगे और उससे सवाल कर पाओगे कि चीज़ें क्यों हैं और कैसी हैं, और उन सवालों के जवाब में आप चीज़ें डिस्कवर करोगे और वो आपकी एक लर्निंग रहेगी और एज ए इंसान आप इवॉल्व होते रहोगे। भाषा, लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज़ है जो हमको इंसानों को जानवरों से अलग करती है। जानवर सिर्फ साउंड्स में कम्युनिकेट करते हैं। इंसान ही ऐसा है जो सेंटेंसेस बनाता है जिसमें ग्रामर होता है और फिर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है शायरी, है ना। अगर आपको कोई एक भाषा अच्छे से नहीं आती, आप उस भाषा की शायरी, उस भाषा का लिटरेचर और उस भाषा में लिखी हुई फिलॉसफी, फलसफा पढ़ नहीं पाओगे और समझ नहीं पाओगे। लिखना तो बहुत दूर की बात है। शायरी क्या है? जैसे कंप्यूटर में होता है ना, एक जिप फाइल होती है। जैसे कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा साइज का है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है और आप उसको कहीं कॉपी करना चाहते हैं, तो आप अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो थोड़ा बहुत, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप उसको जिप करते हो, फाइल को कंप्रेस करते हो और जिप करते हो, फिर वो साइज में छोटी हो जाती है। फिर आप उसको कहीं भी कॉपी करते हो और जहां आपको इंस्टॉल करना है उसको अनजिप करके आप एक्सट्रैक्ट करते हो और फिर वो वहां पे इंस्टॉल हो जाएगी। शायरी भी ऐसी है। एक शायर अपने जज्बात और अपना एक्सपीरियंस 2-4 लाइनों में बयां कर देता है। आप उसको सुनते हो, उन 2-4 लाइनों को, और उसके ऊपर उसके सारे एक्सपीरियंस को अपने दिमाग में एक्सट्रैक्ट करते हो, उसके बारे में सोचते हो। कई शायर ऐसे हैं जिनकी एक एक शायरी के ऊपर कई किताबें लिख दी जा सकती है ना। हमारा प्रॉब्लम यह है इस देश में, और स्पेशली स्मॉल टाउन्स में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे हम जाने को, पढ़ने को तो कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। सबको तो वो मौका भी नहीं मिलता, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो समझते होंगे कि आपने पढ़ तो लिया, लेकिन पास आउट होने के बाद ना आपको इंग्लिश ढंग से आती है, ना आपको हिंदी ढंग से आती है, ना आपको मराठी ढंग से आती है। तो आप फंस गए। आप कैसा हो जाता है ना कि जब आपको कोई भाषा अच्छे से नहीं आती तो आप जब चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे तो आप किसी भी प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो चीज़ आपको बहुत रोके रखती है। ये कई लोग समझ नहीं पाते क्योंकि ये इतना बेसिक चीज़ है भाषा, और लैंग्वेज का एक्सपर्ट होना इतना ज़रूरी है आपके बेस के लिए, आपके पाए के लिए, कि हर चीज़ उसके ऊपर निर्भर है। हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक पेरेंट हो तो आपको और सुनना ज़रूरी है। अगर आप खुद नहीं भी सीखना चाहते इस एज के स्टेज पे, तो आपको ये, अगर ये समझ में आ गया कि भाषा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने बच्चों को भी ये बता सकते हैं कि यार मेरा तो हो गया जो हो गया, तू तो भी अच्छी एक कोई लैंग्वेज सीख ले।
और हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चों को टेस्ट करने के लिए उन्होंने बना रखा है एक एग्जाम, जिसमें कोई एवोल्यूशन नहीं है, उसमें कोई बेहतरी और इम्प्रूवमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं है। और उस एग्जाम से लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है और कौन सा बच्चा नहीं है, जबकि उन एग्जाम्स की वो कैपेसिटी नहीं है, उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि वो बता सके कि क्या इंटेलिजेंस को वो माप सके। वो क्या है, आपको एक सेमेस्टर के लिए पढ़ाया गया है, उसके बाद वो एग्जाम ले लिया, तो आपको आपकी मेमोरी टेस्ट होगी, या बहुत से बहुत आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को वो टेस्ट कर सकता है, आपकी इंटेलिजेंस को वो टेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए तो आप दुनिया में देखते हैं कई लोग जो कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं, जिंदगी में बड़े बड़े काम भी कर जाते हैं, फेल होते हैं स्कूल्स में, लेकिन बाद में अपनी प्रोफेशन में या अपने कोई काम में बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो वो जो एग्जाम है वो उनको जज नहीं कर पाया, वो हर बच्चे को, हर टाइप की इंटेलिजेंस को माप नहीं सकता। एक प्रोफेसर के पास एक बच्चा आया, उसने पूछा कि प्रोफेसर साहब, आप ये सब्जेक्ट पढ़ाते हो, आप इस सेमेस्टर में क्या क्या कवर करेंगे? तो उस प्रोफेसर ने उसको बच्चे को बोला कि मैं क्या कवर करूंगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम क्या डिस्कवर करोगे ये इंपॉर्टेंट है। इस बात को सोचिए जरा, जब इंसान कोई चीज खुद से डिस्कवर करता है वो जिंदगी भर नहीं भूलता, और जो सिर्फ रट्टा मारता है वो एग्जाम होने के बाद भूल जाता है ना। वो मराठी में कहावत, पुढचा पाठ मागचा सपाट, वैसी वाली बात हो जाती है। और टीचर वही सिलेबस सालों से पढ़ा रहे हैं, जबकि टीचिंग फील्ड में ये माना जाता है कि 5 साल के ऊपर अगर आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, एक तो वो सब्जेक्ट मर चुका है या आप मर चुके हो। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन बनने से ज्यादा वेल रेड पर्सन बनना बहुत जरूरी है। और कोई भी चीज पढ़ने के लिए, फिलॉसफी जिसको फलसफा कहते हैं, लिटरेचर किसी एक भाषा का, पोएट्री को समझने पढ़ने के लिए उस भाषा का आपको बहुत मेजर पार्ट आना चाहिए, तभी आप उसमें इंटरेस्ट लोगे। हर चीज को अगर आपको गूगल करना पड़े शब्द का मीनिंग, तो आप उसमें इंटरेस्ट खो बैठोगे। तो एक ट्रूली एजुकेटेड इंसान क्या है? एक ट्रूली एजुकेटेड इंसान वो है जो इंसान होने के साथ साथ जिस समाज में, जिस सिचुएशन में वो पैदा हुआ है, जो एक्सपीरियंस से वो गुजर रहा है, उसके बारे में वो सवाल पूछे, इंक्वायर करे, विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, कोई बाहर का इन्फ्लुएंस के बिना वो अपने आप सवाल पूछे, सवालों के जवाब तलाश करे और फिर इवॉल्व होए। वही इंसान ट्रूली एजुकेटेड है। और उसकी एजुकेशन कॉलेज के साथ खत्म नहीं होती, क्योंकि वो सारी जिंदगी सेल्फ एजुकेटेड होता रहेगा, वो इंक्वायर करेगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर वो जवाब सीखेगा, और जब वो इतनी मेहनत के बाद किसी अच्छे जवाब पे पहुंचेगा तो वो उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा और लोगों तक भी फैलाएगा, खुद भी अच्छा इंसान बनेगा, लोगों को भी अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेगा। वो ही एक ट्रूली एजुकेटेड इंसान है। अब इसकी टेक्निकलिटी थोड़ी समझ लीजिए कि ये डिबेट फिलोसोफर्स में हमेशा चली है कि बच्चे इतनी आसानी से भाषा कैसे सीख लेते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन इतनी डिफिकल्ट होती है, फिर भी बच्चे अपने आप सीख लेते हैं। प्लेटो जो था फिलोसोफर, उसका मानना ये था कि आपको सब पहले से ही पता होता है, वो धीरे धीरे आप बच्चा जो है तो उसको बाहर निकालता है, और पता उसको सब पहले से होता है। ये प्लेटो का बिलीफ था बहुत सालों पहले। फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चे जो है ना वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होते हैं, फिर वो एक्सपीरियंसेस के साथ उसके ऊपर लिखते हैं, उनकी स्लेट पे लिखा जाता है, और फिर वो भाषा सीखते हैं। लेकिन रीसेंट ईयर्स में एक बहुत बड़े लिंग्विस्ट है, लैंग्वेज की स्टडी को लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, तो नॉम चॉम्स्की उनका नाम है, MIT के बहुत बड़े प्रोफेसर है और बहुत जानी मानी शख्सियत है। तो उन्होंने ये थियोरी आगे करी कि बच्चे जो है ना वो ना ही सारा कुछ पहले से जानते हैं, ना ही वो ब्लैंक स्लेट होते हैं, बल्कि वो एक स्ट्रक्चर के साथ दिमाग में पैदा होते हैं, एक डिवाइस जैसा उनके दिमाग में होता है, जिसको वो कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है,
उस डिवाइस के थ्रू बच्चे के दिमाग को पता होता है कि कोई भी चीज को किस सेक्शन में डालना है और सेंटेंसेस को कैसे फॉर्मेट करना है, और वैसे बच्चे सीखता है। उसका एग्जाम्पल वो देते हैं कि जैसे कि इंसान जब माँ के पेट में होता है तो एक सिंगल सेल रहता है, ठीक है, और जैसे जैसे उसको रिसोर्सेज मिलते हैं, उसको उसको फूड या जो भी आप रिसोर्सेज बोलेंगे, और वो एक इंसान बनना शुरू करता है, तो हाथ ग्रो करता है, पैर ग्रो करता है ना, लेकिन वो पंख ग्रो नहीं करता कभी भी। वो क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि उस सेल के अंदर पहले से एक डिवाइस मौजूद है कि उसको पता है कि रिसोर्सेस को कहाँ डालना है और क्या ग्रो करना है। तो उनका मानना ये था, और वो कहते थे कि विद इस डिवाइस के बिना हम लैंग्वेज कभी सीख ही नहीं पाएंगे, और अगर वो सही है तो इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो हर इंसान के दिमाग में हार्डवायर होता है। शायद इसीलिए कि दुनिया के कोई भी कोने में एक इंसान पैदा हो जाए, वो जब भी कोई उसकी लोकल लैंग्वेज सीखता है, उनका ग्रामर हर लैंग्वेज का तकरीबन सिमिलर होता है। डिफरेंसेस बहुत है, लेकिन कॉमन ग्रामर आपको देखने बहुत मिलेगा हर लैंग्वेज के अंदर। तो जब ये थियोरी उन्होंने पुट फॉरवर्ड करी थी, तब ये बहुत शॉकिंग और रेवोल्यूशनरी थी, और आज काफी लोग उसको मानते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि लैंग्वेज क्यों बेस है, लैंग्वेज क्यों एक पाया है जिसके ऊपर सब चीज बनी हुई है। अब आप देखिए, लैंग्वेज जब आपको आती है ना कोई अच्छी, तो उसके थ्रू निकलती है फिलॉसफी, फलसफा। फलसफे के बाद, फलसफा क्या है? चीजों को सवाल करने की एक टेक्निक है कि आप अपने अतराफ की चीजों में सवाल पूछते हो कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, हम इस दुनिया में क्यों हैं। ये सारी चीजें फिलॉसफी के अंडर में आती है। उन चीजों को, उन सवालात को एक्सप्लेन करने के लिए लोग थियोरीज डेवलप करते हैं, ठीक है। फिर उन थियोरीज को प्रूव करने के लिए उन थियोरीज को टेस्ट किया जाता है। प्रूफ या डिसप्रूफ करने के लिए उसको टेस्ट किया जाता है। उस टेस्टिंग मैकेनिज्म को साइंस कहते हैं। जब साइंस किसी चीज को प्रूव कर देता है तो वो एक फैक्ट बन जाता है। तो साइंस की शुरुआत कहां से हुई? थियोरी से। थियोरी की शुरुआत कहां से हुई? फिलॉसफी से। फिलॉसफी की जड़ है लैंग्वेज में। बिना लैंग्वेज के आप जो डेवलपमेंट दुनिया में किया है इंसानों ने, वो पॉसिबल नहीं है। फिलॉसफी क्या है? फलसफा किसे कहते हैं? उसकी डेफिनेशन ये है कि द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ्स अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ के मतलब के बारे में जो स्टडी होती है और जो आइडियाज डिस्कवर आप करते हैं, उसको फिलॉसफी का नाम दिया जाता है। फिलॉसफी एक सवाल पूछने का तरीका है, चीजों को ऑब्जर्व करके। फिलॉसफी एक बहुत बड़े अम्ब्रेला के अंदर सवाल पूछती है, बड़े बड़े सवाल पूछती है। उस अम्ब्रेला में छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस जो करता है ना, उसको साइंस कहते हैं। सवाल जैसे कि ये दुनिया क्या है, ये दुनिया क्या मैटर और एनर्जी से बनी है? अगर हाँ, तो फिर ये मैटर और एनर्जी कहाँ से आया? मैं क्या हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मेरे अंदर कोई रूह है? मरने के बाद मेरा क्या होगा? जिंदगी में जीते हुए मेरा पर्पस क्या है? इन सब सवालों के जो सवाल है, जो बेसिकली उसको फिलॉसफी कहते हैं, और इसके अंदर जो आप जवाब तलाश करते हो वो फिलॉसफी। फिलॉसफी आता है एक ग्रीक वर्ड से जिसके मायने हैं लव ऑफ नॉलेज। और देखो कि साइंस भी आता है ना, एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका मायने ही नॉलेज है। ये दोनों बहुत कनेक्टेड है। फिलॉसफी सवाल पूछती है, उन सवालों के जवाब देने के लिए लोग थ्योरीज बनाते हैं, और उन थ्योरीज को प्रूफ या डिसप्रूफ करने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको साइंस कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि फिलॉसफी ने एक सवाल पूछा कि हम कहां से आए, इस धरती पे कहां से आ गए हम लोग इंसान। तो इस सवाल के जवाब में चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी प्रपोज की। उसने एक थॉट दिया। उसने सोचा कि हम लोग शायद एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे,
उससे हम मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बने। हम पहले पानी में थे, फिर हम धरती पे आए, फिर धरती के हिसाब से जैसे हमारी सराउंडिंग्स थी और जो हमारी नीड थी उससे हम इवॉल्व हुए और अडेप्ट किया, और धीरे धीरे हमने लिम्स, हाथ पैर उगाए, और फिर हम एक बंदर बने, और फिर बंदर से इंसान बने। अभी आप अगर इस थ्योरी को, बंदर वाली थ्योरी को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये अभी अब हम डिबेट नहीं कर रहे। तो डार्विन ने ये एक थ्योरी आगे रखी। उस थ्योरी के अंडर में साइंटिस्ट को एक 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 अम्ब्रेला मिल गया जिसके अंदर वो रिसर्च कर सकते थे। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टडीज की, एनिमल स्पीसीज को स्टडी किया, उनके एवोल्यूशन को स्टडी किया कि कैसे कैसे एनिमल्स ने इवॉल्व किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कई साइंटिफिक फैक्ट्स साइंटिस्ट ने कायम किए। तो साइंस के फैक्ट्स वो जो है वो निकले एक थ्योरी से है, और थ्योरी निकली थी फिलॉसफी से। यहां तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं कि डेविड ह्यूम करके एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे, वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन तो मॉडर्न फिजिक्स का बाप माना जाता है, वो खुद फिलॉसफी से इंस्पायर्ड था। अब फिलॉसफी को अगर हम थोड़ा समझना चाहें तो उसके कुछ पार्ट्स हैं जिसमें उसको डिवाइड किया गया है थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो अपन समझते। देखो, एक पहला पार्ट उसका है मेटाफिजिक्स। उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट स्टडीज द नेचर ऑफ रियलिटी। उर्दू में उसको बोलेंगे हकीकत की फितरत क्या है। इस सवालों का जवाब मेटाफिजिक्स ढूंढने की कोशिश करता है। अब अगर मैं उसके सवाल आपको बताऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके अंदर में सवाल आते हैं कि जिंदगी का मतलब क्या है, यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना जिसे कहते हैं वो क्या चीज है, क्या रियलिटी सही में एग्जिस्ट करती है। ये सब सवालों के जवाब मेटाफिजिक्स तलाश करता है। अभी आप देखिए कि रिसेंट में एक थ्योरी इसके अंदर मेटाफिजिक्स के थ्रू आई थी, इस सवाल के जवाब में कि क्या रियलिटी एग्जिस्ट करती है। तो कई थिंकर्स ये बोल रहे हैं कि आप गेमिंग इंडस्ट्री को देखो, जो हम कंप्यूटर गेम्स बनाते हैं, तो वो रियलिटी तो नहीं है। जैसे कि आपने कोई गेम खेला, जैसे पबजी लोग खेलते हैं, उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर गन लेता है, वो गन से शूट करता है, या जो भी, वो एक पूरी जर्नी के थ्रू जाता है। तो वो कैरेक्टर रियल नहीं है, वो एक स्टिम्युलेशन है, बराबर। अब गेमिंग की जो आज सिचुएशन है, आज जो लेवल पे गेमिंग है, वो कई साल पहले ऐसा नहीं था। इवन 90s में अगर आप देखोगे, हम जब गेम खेलते थे तो गेम एकदम बहुत सिंपल थे, उनके ग्राफिक्स इतने खास नहीं थे और उनके साउंड इतने अच्छे नहीं थे, और वो धीरे धीरे डेवलप हुए। आज वो इस कगार पे पहुंच गए, वर्चुअल रियलिटी में अगर आप गेम्स खेलोगे तो वो आपको रियल लाइफ इफेक्ट्स करते हैं। आप अगर गेम खेलोगे तो आप डरते भी हो, आप खुश भी होते हो, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, आपकी धड़कनें भी बढ़ा देता है वो गेम, इतना आपको रियल में इफेक्ट कर रहा है। तो वो एक छोटे से सादे गेम से आज वो इतना इवॉल्व कर गया है। तो इस थ्योरी में लोगों का मानना ये है कि अगर इसी स्पीड से या इससे थोड़ी कम स्पीड से भी ये इवोल्यूशन चलता रहा, गेम्स इवॉल्व होते रहे, तो वो इतने आगे चले जाएंगे कि हमको रियलिटी और स्टिम्युलेशन के बीच का डिफरेंस पता नहीं चलेगा। क्योंकि वो जो स्टिम्युलेशन भी है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम भी आपके अंदर ऐसे रिस्पॉन्सेस क्रिएट करेगा कि वो जो हकीकत और स्टिम्युलेशन के बीच का डिफरेंस मिट जाएगा। आप बता नहीं पाओगे कि क्या स्टिम्युलेशन है और क्या सच्चाई है। तो उनका सोचना ये है कि अगर ये आगे हो सकता है तो क्या ये पहले भी हो चुका है? क्या हम एक्चुअली एक स्टिम्युलेशन है, एक गेम की तरह है, किसी बहुत बड़े यूनिवर्स के कंप्यूटर में एक कैरेक्टर है? ये ऐसे सवाल है जो मेटाफिजिक्स के अंदर आते हैं। दूसरी उसकी एक ब्रांच है, उसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। इसको हिंदी में अगर हम बोलेंगे या उर्दू में हम बोलेंगे तो इल्म की फितरत क्या है, ये एपिस्टेमोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। ज्ञान के बारे में ज्ञान,
अब इसके अंदर क्या सवाल आते हैं कि नॉलेज क्या है, ये नॉलेज एक्वायर कैसे होगा, लोगों को इस नॉलेज के बारे में क्या पता है। जैसे कि आप जो भी नॉलेज एक्वायर करते हो वो आप आपके 5 सेंसेस के थ्रू ही करते हैं। आपकी हो गई आईसाइट, नज़र, आपकी सुनने की क्षमता, आपकी टेस्ट करने की क्षमता, आपकी टच करने की क्षमता और आपकी सूंघने की क्षमता। ये 5 सेंसेस है। अब ये 5 सेंसेस के बियॉन्ड कोई भी नॉलेज है तो वो आपको कैसे पता होगा? अगर आपको सिर्फ ये 5 सेंसेस के थ्रू लिया हुआ नॉलेज ही पता है तो मतलब आपको बहुत सारा जो नॉलेज है वो आपके पास है ही नहीं, आपको पता ही नहीं वो क्या है। तो आपके पास जो आज नॉलेज है वो कितना सही है? ऐसे जो सवालों के जवाब तलाश करती है ब्रांच, उसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। फिर एक और ब्रांच उसके अंदर है, उसको कहते हैं एथिक्स, अखलाक के बारे में, हिंदी में बोलते हैं आचार विचार, उसके बारे में ये स्टडी है। ह्यूमन कंडक्ट के बारे में स्टडीज को एथिक्स बोलते हैं। उसके अंदर सवाल क्या आते हैं कि क्या मैं अच्छा इंसान हूं? एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या क्वालिटीज मेरे अंदर होनी चाहिए? ऐसे सवाल। क्या अच्छे रीजन के लिए झूठ बोलना सही है? अच्छे रीजन के लिए किसी का कत्ल कर देना क्या सही है? क्या एक इंसान बुरी चीजें करने के बाद भी अच्छा इंसान माना जा सकता है? ऐसे सब सवाल। जैसे कि आप देखोगे कि बहुत बड़ा डिबेट हमारे यहाँ चलता है कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं। एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर लोगों को फांसी देने की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर पूरी दुनिया आज भी डिबेट कर रही है। तो उन चीजों के सवालात और उन जवाबों की तलाश एथिक्स के अंदर आती है। फिर एक ब्रांच इसकी है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स को हिंदी में कहते हैं सौंदर्य शास्त्र। खूबसूरती की फितरत क्या है? क्या है खूबसूरती? क्यों हम कुछ चीजों को खूबसूरत मानते हैं और कुछ चीजों को बदसूरत मानते हैं? ये इन सवालों के जवाब जब तलाश आप करते हो तो वो एस्थेटिक्स के अंदर में आती है। तो ये है फिजिक्स का पूरा दायरा। इसके अंदर इंसान दुनिया की शुरुआत से सवाल पूछता आ रहा है, जवाब तलाश रहा है और इवॉल्व हो रहा है। और फिर पोएट्री तो है ही। पोएट्री भी वही करती है। पोएट्री भी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती है हमारे समाज के, और उसको एक एक्सपीरियंस को एक पोएट अपनी 4 लाइनें 2 लाइनों के अंदर बयान करता है। पोएट्री क्या नहीं कर सकती? पोएट्री तारीख को रिकॉर्ड कर रही है। पोएट्री लोगों को मोटिवेट करती है, सोचने पे मजबूर करती है ना। पोएट्री जो होती है वो लैंग्वेज का एसेंस होती है, सार, उर्दू में बोले तो जौहर। और लैंग्वेज जो है ना वो अपनी रूह का आईना होता है। इसीलिए लैंग्वेज सीखना और लैंग्वेज का अल्फाजों का ज़ख़ीरा, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का अपने अंदर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप देख लीजिए, हमको कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते। अभी देख लीजिए जो दुनिया में जो डिवाइड है, दुनिया में जो डिवाइड अभी लोग हो रखे हैं वो क्यों है? क्योंकि उनको अल्फाजों के मायने नहीं पता है। वो भगवान के नाम पे लड़ रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो भगवान, गॉड, अल्लाह, इन सब के मायने तो एक ही है ना। लेकिन कैसा है, बस अब खुदा बोल दिया तो ये मुसलमानों का हो गया, भगवान बोल दी तो ये हिंदुओं का हो गया, गॉड बोल दिया तो क्रिश्चियन का होगा। इतनी छोटी हमारी सोच हो चुकी है क्योंकि हम लैंग्वेज के अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। हम भाषा को अच्छे से समझते नहीं हैं। जब हम समझ जाएंगे कि अल्फाजों के मायने क्या हैं तब हमारे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और लैंग्वेज के अंदर लोगों ने क्या किया है, जैसे अब इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको तो भाई लैंग्वेज रखा नहीं है, उसको तो स्किल मान लिया लोगों ने कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता। अगर कोई ऐसा इंसान सोचता है कि अगर देखो इंग्लिश क्यों लोग सीखना चाहते हैं, उनको लगता है कि मैं ऐसे लोगों में बैठ पाऊंगा जो इंग्लिश बातें करते हैं और वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। भाषा सिर्फ एक भाषा ही है, उसकी इम्पोर्टेंस अपने आप में उतनी है जितनी होनी चाहिए।
उससे ज़्यादा नहीं है, वो कोई एक स्किल नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आए तो अच्छे से हो सकती है, मिल सकती है, लेकिन अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज भी अच्छे से सीखोगे ना तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है। और अगर कोई आपको ये देखता है कि आपको नीचा गिरा के देखता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती इसीलिए ना, तो उस इंसान से तो आप दूर ही रहिए, क्योंकि वो बहुत छोटी सोच का आदमी है, वो आपकी लाइफ में कभी भी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं ला सकता। अभी मराठी का एग्जाम्पल देख लीजिए, मराठी को लोग नीची नज़र से देखते हैं कोई कोई, लेकिन मराठी लिटरेचर कितना रिच है। उनके प्लेस देखिए आप उनकी मूवीज़ देखिए, बॉलीवुड से कई गुना अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई है। साई राट के नाम तो आपने सुना ही होगा, कितनी अच्छी मूवी है। उससे बेटर मैं आपको बोलता हूँ, एक नटरंग नाम की एक मूवी है, वो देखिए आप। अगर आप मूवीज़ के फ़ैन हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक अच्छी मूवी क्या होती है। तो ये जो लोकल लैंग्वेजेस है, इनका जो हिस्ट्री है ये भी बहुत रिच है, इनमें भी बहुत बड़े फिलोसोफर्स, पोएट्स और ब्रिलियंट लोग होके गए हैं जिन्होंने कुछ चीज़ें लिखी है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम सब छोड़ छाड़ के एक एक पर्टिकुलर लैंग्वेज इंग्लिश के पीछे भागते हैं और ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, वो अगर आप सीखोगे तो वो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा और आपको काफ़ी मदद होती है। इंग्लिश भी सीखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन उसको एक लैंग्वेज का ही दर्जा देना चाहिए, उससे ज़्यादा दर्जा नहीं देना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है और आप इंग्लिश की पोएट्री अच्छे से समझ सकते हो, इंग्लिश में लिखा हुआ लिटरेचर अच्छे से समझ सकते हो, तो भी आप कामयाब हैं। और जो वेल रेड इंसान जब बात करता है ना, तो उसका नॉलेज टपकता है उसके अल्फाजों से। भले ही वो बात किसी और के बारे में कर रहा है, लेकिन जो वर्ड्स वो इस्तेमाल करता है, जो सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट जो हिसाब से करता है, आप उससे इम्प्रेस हो जाओ। कोई भी प्रोफेशन आप चुन लोगे, उसमें एक लैंग्वेज का नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लॉयर बनना चाहते हैं, आपको अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। आप सेल्समैन बनना है आपको, तो आपको भाषा अच्छी आनी चाहिए। आपको मार्केटिंग में जाना है, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में जाना है, तब तो आपको बहुत ही अच्छा हैंड होना चाहिए लैंग्वेज के अंदर, तभी आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, वरना आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे। तकरीबन सारे प्रोफेशंस के अंदर एक लैंग्वेज का होना और लैंग्वेज की एक्सपर्टीज होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि लैंग्वेज, पोएट्री, ये चीज़ों, पोएट्री में तो लोगों ने हिस्ट्री तक कैद करके रखी। हर एक्सपीरियंस, ह्यूमन जज्बात, हर चीज़ को पोएट्री इतने अच्छे से और ख़ूबसूरत तरीके से उसको रिकॉर्ड करती है। इंसानों के जो लाइफ में इतने बड़े बड़े इवेंट्स होके चले जाते हैं, इंसान आगे भूल जाता है, आगे के लोग उसको याद नहीं रखते, लेकिन एक अगर किसी पोएट ने उसके ऊपर नज्म लिख दी तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जब जब उस लोग पोएट्री या उस नज़म को लोग पढ़ेंगे तो उस ज़माने की और उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की सारी हिस्ट्री उसके सामने रख दी जाएगी और वो उसको सेकेंड हैंड ही सही लेकिन बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकता है। अभी आपने देखा था कि बीच में दिल्ली में जब ये हो रहा था, सीए और एनआरसी के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके अगेंस्ट में थे या आप उसके फेवर में हो, आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत जुल्म किए गए, उनको मारा गया, है ना, उनको जलील किया गया, उनको जेलों में भरा गया। एक बहुत बड़ा स्ट्रगल वो चला। अब आज की डेट में, अब आप अगर उसके बारे में जानना चाहते हो या किसी को बताना चाहते हो तो आप हर न्यूज़ की क्लिपिंग, है ना, हर आर्टिकल तो पढ़ोगे नहीं। पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं जो पर्टिकुलर रिसर्च कर रहा है, बट एक कैजुअल आदमी उतनी मेहनत नहीं करेगा कि उस ज़माने में उस टाइम पे क्या हुआ था उसको जानने के लिए। लेकिन अगर आप आमिर अजीज़ की जो नज़्म है वो पढ़ लेंगे तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। उसकी नज़्म उसने लिखी थी जिसका टाइटल था सब याद रखा जाएगा। अगर आपने नहीं सुनी है तो आप जाइए और उसको सुनिए, आपको पता चलेगा कि कैसे किस खूबसूरती से उस बंदे ने उस नज़्म के अंदर सारे एक्सपीरियंस को कैद कर दिया। और आने वाले ज़माने में जब भी कोई इंसान, जब भी कोई बच्चा, आने वाली पीढ़ी का उस नज़्म को पढ़ लेगा
तो वो सिचुएशन को हूबहू देख सकेगा। यही ना, जेल में आप इंसान को बंद कर सकते हो, आप इंसान को मार सकते हो, लेकिन इसने जो नज़्म आज लिख दी इसको आप कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। अभी हमेशा रहेगी, हमेशा जिसको भी उस इंसिडेंट के बारे में जानना है उनके लिए हाजिर है। उसमें क्या है, उसमें कुछ लाइन, बहुत बड़ी गज़ल है, उसकी कुछ लाइन मैं आपको बताता हूँ कि उसमें लिखा था कि सब याद रखा जाएगा, तुम हमें कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों और दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, हम आसमान पे इनकलाब लिख देंगे। कितने पावरफुल वर्ड है। अब इस गजल में आप देखिए, लिखेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, ये सब आ रहा है। ये आप कब कर पाओगे? जब आपको लिखना पढ़ना आता हो, जब आपने लिखा हो, पढ़ा हो, एक लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा हो। और शायरी, अगर आपको शायरी करनी है ना तो आपको शायरी पहले पढ़नी पड़ेगी। आपको अच्छा राइटर बनना है तो आपको अच्छा रीडर बनना पड़ता है पहले। और शायरी समझने के लिए आप बिना भाषा की एक्सपर्टीज के, बिना वोकैबुलरी के आप शायरी नहीं समझ सकते, आप लिटरेचर भी नहीं समझ पाओगे, आप उसका पूरा रस नहीं ले पाओगे। इसीलिए लैंग्वेज अगर आपने अभी तक नहीं सीखी, अभी तक ये चीज़ आपके लाइफ में लैकिंग थी, तो आप आज से शुरू करिए। और अगर आपसे नहीं हो रहा तो आने वाली जनरेशन को तो भी ये बताइए कि ये बहुत ज़रूरी है। आज कितना प्रॉब्लम है दुनिया के अंदर कि लोग आइडियाज़ को नहीं समझते क्योंकि उनको समझ भी नहीं आता। तो वो क्या करते हैं, उन आइडियाज़ के पीछे जो आदमी है ना उसको हीरो बना देते खाली, और उसके ऊपर लड़ते रहते हैं। कई केसेस में ये हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही 14 अप्रैल होके गई है ना, बाबा साहब अम्बेडकर का बर्थडे था। तो उस दिन कितने लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, कितने लोगों ने किताब लेके बैठे होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि एक इंसान इतनी गरीबी से और इतने स्ट्रगल से इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ जाता है कि वो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन लिख देता है। समझ रहे हो वो कहाँ से आए? वो उस समाज से आए थे जहाँ लोगों के पीछे, लोगों की पीठ के पीछे लोग वो बांध देते थे, झाड़ू बांध देते, ताकि ये जहाँ जाए तो पीछे पीछे झाड़ू भी लगती रही। इतना उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता। वो इंसान वहाँ से निकला, किताबें पढ़ पढ़ के, और एक ऐसी जगह पहुँच गया कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया उसने। तो उसके आइडियाज़ क्या है कि पढ़ो, पढ़ाई करो। आपको क्या लगता है 14 अप्रैल के दिन कितने लोगों ने पढ़ाई करी होगी उनकी याद में? एक किताब लेके बैठेंगे। हम सड़क पे डीजे लगा देते हैं। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम शब्दों को और उनके आइडियाज़ को नहीं समझते। हम सिर्फ हमको क्या है, हीरो बनाना है बस। 2 अक्टूबर को कई लोग महात्मा गांधी को गोली मारते हैं और कई लोग उसको जाके श्रद्धांजलि देते हैं। बस इतना ही करते हैं। इन दोनों के साथ प्रॉब्लम ये है कि महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी और महात्मा गांधी के आइडियाज़ को इन्होंने नहीं पढ़ा। अगर वो पढ़ते और समझते तो वो डिबेट करते उन आइडियाज़ के ऊपर। अगर आप खिलाफ भी हो तो आप डिबेट करोगे, बहस करोगे। आप गोली मारोगे और ये सब लड़ाई करोगे, ये नहीं करोगे क्योंकि आपको आइडियाज़ नहीं समझ रहे, आप ये करोगे। और उस पर्टिकुलर इंसान ने भी अपने आइडियाज़ को ज़्यादा तरजीह दी अपने आप से। महात्मा गांधी ने सारी जिंदगी अपने उसूलों पे चला, है ना, अपने जो सिद्धांत थे उसके लिए कुर्बानी दी और खुद की परवाह नहीं की। राइट? कपड़े नॉर्मल पहने, कम से कम खाया, भूख हड़ताल करी। तो खुद का तो उनको ख्याल नहीं था, लेकिन उनके सिद्धांतों का वो बहुत ख्याल रखते थे। तो आप भी तो वही करो, उनका ख्याल इतना अगर आपको करने का शौक है तो आप उनके सिद्धांतों का ख्याल करो जो उन्होंने बोल के गए। वो आप तभी समझ पाओगे जब आपको वो पढ़ना है और समझना है। वो लैंग्वेज से ही आता है। हर फसाद की जड़ यही है कि हम एक दूसरे को समझना नहीं चाहते और डिस्कशंस नहीं कर सकते। डिबेट्स, डिस्कशंस, अंडरस्टैंडिंग, ये भाषा की अंडरस्टैंडिंग से ही आ सकती है और कहीं से नहीं आ सकती। भाषा की इम्पोर्टेंस होपफुली आपको थोड़ी तो समझ में आई होगी और आप इसके ऊपर, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा रिसर्च करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे।
और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।